Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश, हु इज रूमेटोलॉजिस्ट एंड जिन्होंने 2 FCPS किए हैं और MRCPS लंदन और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन उन्होंने आज सोचा कि आज ऐसा काम करते हैं जिसमें शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं लोगों को अवेयरनेस दूं, और मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है जो लोग दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं उनको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं वो भी उनकी जिम्मेदारी है कि ये अवेयरनेस उनके प्लेटफॉर्म से भी जाए। तो सर, अगर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि पैटेंट मेडिसिन की ऑलरेडी हमने बात की पहले वीडियो में, ये जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, पैटेंट की कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है और जेनेरिक मेडिसिन की कॉस्ट कम क्यों होती है? इसमें मार्केटिंग का खर्चा तो समझ आता है, और क्या चीज़ें हैं जो पैटेंट को महंगा बनाते हैं, जेनेरिक को अफोर्डेबल सस्ता बनाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये है कि पेटेंट जो मेडिसन है वो आफ्टर एक प्रोसीजर आती है, और उसे सबसे बेहतरीन प्रोसीजर जिसे आप कह सकते हैं रिसर्च के थ्रू आती है, और उसमें रिसर्च की कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत बड़ी कंपनीज बड़ा बनाती हैं, और उनका जो रिसर्च का तकरीबन 15 से 30% उनकी जो है रिसर्च लैब का खर्चा होता है, और सालों की मेहनत होती है। बिल्कुल सर। उसमें से सिर्फ जो ट्रायल टू अप्रूवल के प्रोसेस से तक पहुंचती हैं, जो अप्रूवल के वो ऑलमोस्ट अराउंड 15% ऑफ द मेडिसिन होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अगर 100 मेडिसिन बन रही हैं, सिर्फ 15 मेडिसिन उस फाइनल प्रोसेस तक पहुंचती हैं जो WHO FDA अप्रूव्ड होती। बिल्कुल, मतलब जिनके यूज़ का जो है काबिल यूज़ होती हैं, जो सिर्फ 15% होती हैं, और इसमें जो है काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हायर होते हैं रिसर्च लेबॉर्ट्री को कायम करना, उसको डिफरेंट जो है मेटा एनालिसिस के थ्रू गुजारना, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फाइनली अप्रूवल तक, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और उसमें जो है इस वजह से जो है रिसर्च का जो है बहुत ज़्यादा जो है फंड्स लगते हैं। अब आप देखें जेनरिक मेडिसिन से, उनमें तो ब्रांड नेम भी नहीं है, उनमें सिर्फ केमिकल नेम, और उनमें ये है कि आपकी सीधा मार्केटिंग की कॉस्ट कोई भी नहीं होती, और उसके साथ जो है आपकी उसमें सिंपल आपने एक लाइसेंस लिया है, और लाइसेंस लेके उस दवाई को कुछ स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिस करके आप बना रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उसमें मार्केटिंग की कास्ट मोस्टली और रिसर्च की कास्ट बहुत ज़्यादा बच जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेंटेड मेडिसिन को बनाने का लाइसेंस लिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट कम हो जाती है। सही। तो अगर हम बात करें कि आपके हिसाब से बीइंग अ डॉक्टर, आप माशाल्लाह पाकिस्तान की जो प्रीमियम किस्म की एजुकेशन है वो आपने लेके रखी है। बहुत सारे डॉक्टर के साथ आपका अपना बैठना होगा, और बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ आपने काम भी किया होगा। उनका जो माइंडसेट है ज़्यादातर वो पैटेंट मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, जेनेरिक को करते हैं, या सिचुएशनली डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं? देखें, टू बी ऑनेस्ट, पेटेंट मेडिसिन की भी इतनी प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तान में नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की होती है, जो पेटेंट के बाद आपने जो है कोई कंपनी बना रही है, ठीक है, और जो मार्केटिंग ज़्यादा कर रही है, जिनके मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ऐसे मार्केटिंग शेयर है, वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं। और आजकल तो हमारे पास इससे भी ज़्यादा जो सब स्टैंडर्ड फ्रेंचाइज़ हैं, उनकी भी दवाई आ गई है, तो उस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है पर्सनल, ठीक है। उसमें ये है कि काफ़ी हद तक मार्केटिंग होती है, जिसमें मल्टीपल पर्क्स मिलते हैं, फिजिशियंस को भी मिलते हैं, फार्मासिस्ट को भी मिलते हैं, तो पेटेंट और जेनरिक की तरफ, दोनों की तरफ ध्यान कम रहता है। बिल्कुल सही। तो इसमें यह है कि ब्रांडेड जेनरिक काफ़ी हद तक जो है वो सेल, उनकी मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट मल्टीनेशनल कंपनीज आर वाइंडिंग अप फ्रॉम पाकिस्तान। कंपनीज लाइक बिग नेम्स लाइक एबर्ट, फाइजर, इनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरी कंपनीज को सेल करके, आपके सामने है बहुत मशहूर प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइसोविट सिरप है, जी। हम बचपन से सुनते हुए, लाइसेंस का नाम सुना है, यस। वो फाइजर ने बेच दिया। डेल्टा का जो टेबलेट है, हाँ। वो फाइजर ने दे दी। सो यानी कि देयर आर सो मेनी अदर रीजंस बिहाइंड इट। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, क्या वो जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करे, या फिर पैटेंट मेडिसिन को प्रमोट करे, या ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन को फोकस करे? आप क्या समझते हैं? कोई ऐसी केस स्टडी पड़ोसी मुल्क की या दूसरे किसी ममालिक की, उसका एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए कोई प्रोग्राम या कोई लाएअमल होना चाहिए? देखिए रंजीत कुमार, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने।
कंसीडरिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ आवर पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी, उसमें ये है कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, सिंपल मैं आपको एक मिसाल दूँ, बहुत ज़्यादा कॉमन टाइफाइड का फीवर है, एंडेमिक है हमारी एरिया में, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में किसी को टाइफाइड का फीवर होता है, जिसे हम आम ज़बान में मुद्दे का बुखार, जी बिल्कुल नहीं सही। उसका इलाज आप सोचें, एक 50,000 क्या 1,00,000 रुपए जो बंदा कमाता है, क्या वो अपने बच्चों के लिए कर सकता है? मैं समझता हूँ नहीं कर सकता। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। रीज़न बिहाइंड दैट एंड इट इज़ वेरी कॉमन। और मेरे क्लिनिक में काफ़ी मरतबा 1-2 मतलब पेशेंट आए हैं जो रोते हैं अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा नहीं कर द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। उसमें ये है कि हमारे लिए सबसे जो अफोर्डेबल प्राइस है, जो रीचेबल है, वो जेनरिक मेडिसिन है। राइट। अगर उनको उनकी सप्लाई चेन बेहतर तरीके से मैनेज की जाती है, उनकी क्वालिटी बेहतर तरीके से मैनेज की जाती है, तो उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट कर सकती है। और जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जेनरिक मेडिसिन प्रोग्राम चल रहा है, जिसे आप जन औषधि प्रोग्राम कहते हैं। उससे इंडियन गवर्नमेंट 2008 से लेकर अभी तक उन्होंने जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट किया है और उनके स्टोर्स हैं और पूरे इंडिया में हैं, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट कर सकती है, जिसमें आप प्रोविंशियल लेवल पे करें, फेडरल लेवल पे करें और उनके जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करें, लैब से टेस्ट कराएं। वैसे ही। तो हमारे लोग अब इस खर्चे से काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं और पॉवर्टी लाइन से जो दवाइयों की वजह से लोग नीचे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। वैसे ही। Who should take responsibility to promote generic medicines? Doctors, government और other institutes? आपका क्या ओपिनियन है इसके हवाले से? आई थिंक इट विल बी अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे हिसाब से ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम भी नहीं है। गवर्नमेंट तो एक रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोर्स कर सकती है। सही। लेकिन डॉक्टर हजरात, फार्मासिस्ट, इनको भी आगे आना पड़ेगा। इनको भी जो है काफ़ी हद तक जो है इन जेनरिक दवाएं को जिनको अच्छी क्वालिटी है उनको प्रमोट करना पड़ेगा। राइट। और जहाँ पे ज़रूरत है इनको जो है बहुत जो है इनको लिखना पड़ेगा और प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो दिस इज़ अ कलेक्ट। तो इसका मतलब यानी कि पहला स्टेप कौन ले, पहला कदम जो है वो कौन उठाए इस जेनेरिक मेडिसिन की तरफ? देखें, इसमें बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसमें ज़ाहिरी बात है हर किसी के अपने इंटरेस्ट हैं और हमेशा जो है स्टेट जो है उसका ही स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पीपल्स वेलफेयर। बिल्कुल सही। तो उसमें स्टेट को ही कुछ रेगुलेट करना पड़ेगा कि जितने मार्केटिंग फंड्स हैं जिनसे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है इन डिफरेंट फॉर्म्स, फिजिशियंस ले रहा है, फार्मासिस्ट ले रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनकी क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाए और इनकी टैक्सेशन या इफेक्टिव कैसे मैनेज की जाए। तो दिस इज उसके साथ फिजिशियंस को भी ये रोल लेना पड़ेगा। So it means this is not individuals the steps. It should be the responsibility of all people who are directly or indirectly involved in whole process. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम मज़ीद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। Then we will talk about generic, patent and branded generic medicines. Thank you very much. God bless you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.